सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोज साइंस। और फिर से मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को आज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 प्रैक्टिकल्स आते हैं। सेंसिटिविटी वाला आपका, जो आपको फिगर ऑफ मेरिट निकालना है जिसमें, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है गैल्वेनोमीटर का। दूसरा गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्ट होना और गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में कनेक्ट होना। इन सभी के प्रैक्टिकल्स का जो भी पॉसिबल वाइवा है वो सब इसी वीडियो के अंदर है, ठीक है। तो आपको बहुत शांति से सुनना है। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, उसको बढ़िया से सुन के जाएंगे आप, वहाँ पेपर बढ़िया सा दे लेंगे। दूसरा, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कहा था एक रीडिंग मुझे एक स्कूल की मिली हुई है, पता नहीं कौन से स्कूल की है, मैं ये क्लेम नहीं करूँ, मेरे किसी स्कूल की है, ठीक है। सो ये वो रीडिंग है, आपको शायद हेल्प मिले। वहाँ रीडिंग्स किस किस तरीके की आती हैं, अगर आती है, ठीक है, तो ये आपको हेल्प आउट करेगी। मैंने समझा आपको तब भी दिया था कि कैसे करना है। तो ये रेजिस्टेंस होता है, डिफ्लेक्शन जो भी वहाँ 20 के आसपास आता है, हाफ उसका कर लेना है। और शंट कौन सा वाला है जिससे वो हाफ हो रहा है, वो मैंने आपको इससे प्रीवियस में बताया था। और जी की वैल्यू RSK, इस फॉर्मूले की मदद से आपको जी की निकालनी, वो G1 होगी। ऐसे ही आपको दूसरा निकालना है, तीसरा जो भी उन्होंने निकाला, G1 G2 G3 आपको मिल गए हैं, उनका मीन निकाला है, तो जी जो है उनका वो 150 आया है। वैसे ही क्या करना है, वहाँ पर EMF आपको लिखना है 4 4 4, तो 4 वोल्ट पर इन्होंने सारी रीडिंग्स ली होंगी। रेजिस्टेंस वही वैल्यू देखिए उठाकर इन्होंने लिखी है, डिफ्लेक्शन भी वही वैल्यू लिखी है। तो ये तो टेबल आपको उसी से भरनी है, बिना आपको रीडिंग नहीं इसके लिए कोई अलग से लेनी है। और के की वैल्यू इस फॉर्मूले की मदद से, जो भी यहाँ आर है और जी जो आपने निकाला है, और जो थीटा आपका आ रहा है यहाँ पर, उसकी मदद से करके मीन जो है वो के का आपने निकाल लिया है। तो ये वो रीडिंग है। सो आपको ये हेल्प करेगी। तो उम्मीद है आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम तुरंत चलते हैं, और जो मेरा मेन फोकस है वाइवा का, उस पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गैल्वेनोमीटर से आपसे वाइवा क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा, जैसे आप बताओगे कि सर आई एम फाइंडिंग आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो सवाल तो यही पूछेगा, बेटा है क्या गैल्वेनोमीटर, क्या है ये तो बता दो, है ना। तो आपको जवाब कुछ नहीं देना, आपको यही कहना है कि सर गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो डिटेक्ट कर पाए कि करंट है, और मेज़र कर पाए कितनी करंट है, क्योंकि इसको एमीटर की तरह भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिटेक्ट भी कर लेता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो ये होता है कि करंट है कि नहीं है, इसका इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि टू डिटेक्ट वेयर इवन द स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट्स को भी। बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। एक सेंसिटिव का मतलब होता है छोटी सी भी करंट होगी ना अगर सर्किट के अंदर, ये बता देगा कि भैया यहाँ करंट है, ठीक है। तो एक ऐसा बस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो बस आपको यही बता देना है कि सर गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट्स इन इंग्लिश, और हिंदी में भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज डजंट मैटर, सही बात मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कहेगा कि किस सिद्धांत है ना, कि हर कोई डिवाइस ना किसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, कि आखिरकार ये वर्क किस प्रिंसिपल पे कर रही है। तो आप बोलोगे कि सर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये ऐसे प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है दैट अ करंट कैरिंग कॉइल, जो करंट कैरिंग कॉइल है, जब भी उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो एक टॉर्क का मतलब आप जानते हो कि टॉर्क वो होता है जो किसी चीज़ को घुमाने में मदद करे, वो फोर्स जो घुमाने में मदद करे, रोटेट कराने में मदद करे, वो फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। सो वो क्या करता है कि टॉर्क जो है वो एक्सपीरियंस करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको प्रिंसिपल पे पहले ले जाती हूँ कि आखिरकार मैं किस प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप पहले यहाँ समझो, जो होता है मोटा मोटा पहले समझो। जो कोई कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें आई चल रहा है, ठीक, उसके अंदर आई करंट अगर उसके अंदर फ्लो कर रही है, उसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखा जाता है, करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, तो आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा, उस पर क्या लगता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी उसे कपल कहते हैं, यानी एक टॉर्क लगता है। आप सीधे सीधे समझो तो टॉर्क लगता है उसके अंदर, मोटा मोटा भी समझ जाओ तो आप ये बोलो टॉर्क, जो क्या करता है इसको रोटेट कराने के लिए, कि ये रोटेट हो जाए, वो लगाता है इसके ऊपर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि कोई कॉइल के अंदर अगर करंट है तो हमें ये पता है कि वो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा सिद्धांत है, और वो कितना लगता है ये भी आपको पता है, ठीक है। ये आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा,
ठीक, ये वो फॉर्मूला होता है, ये वो टॉर्क की वैल्यू है जो उस पर लग रही है, उस मूविंग कॉइल बोल रही हूँ, उस कॉइल पर लग रही है जब वो फील्ड के अंदर है और उसके अंदर करंट जो आई फ्लो करी है। आई वो करंट है जिसकी इस कॉइल के अंदर फ्लो कर रही है, एंड उस कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइलिंग जिससे की गई है वो है। ठीक है, एरिया वो है जो कॉइल का एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर वो रखा हुआ है। तो थीटा किसके बीच का है, साइन थीटा जो लिखा हुआ है, ये थीटा एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में क्या एंगल है उस पर मैटर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ये एक आंसर है कि हम यहाँ रेडियल फील्ड सुना तो आपने होगा, क्यों यूज करते हैं उसका बताएं। तो आपको ध्यान रखना है जो थीटा है, थीटा वो किसका थीटा है, वो एरिया और बी के बीच में। मैं आपको एक बात बता देती हूँ यहीं पर, ये जो एरिया का एंगल लेते हो, कोई भी अगर आपके पास कॉइल है तो उसका एरिया हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होता है। ठीक है, ये एरिया की डायरेक्शन होती है हमेशा। ठीक, तो एरिया की डायरेक्शन ये है। ठीक, और फील्ड हमेशा ना पैरेलली आनी चाहिए ताकि ये क्या करे, थीटा को अगर हमें 1 करना हो तो 90 डिग्री बनाती हो। ठीक है, तो ये एरिया का डायरेक्शन होता है हमेशा, जो भी एरिया है उसके सामने उसका परपेंडिकुलर खींच दो, नॉर्मल जो खींचते हैं वो, और जो आपकी फील्ड है, ठीक है, वो एक दूसरे से 90 तभी बनाएंगे जब फील्ड जो है, जो आपका कॉइल है, जो आपकी क्या उसे बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है, पैरेलली आ रही इसके प्लेन पे और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में जो थीटा बनता है उस दौरान 90 बनता है। ठीक है, अगर हमें ये साइन थीटा यहाँ से हटाना हो वो भी काम आएगा, अभी उसको छोड़ो, अभी बजानो कि ये टॉर्क लगता है। ठीक, अब क्या करना है, ये इसी पर वर्क करती है। होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, हाँ, यहाँ पर क्या होता है, ये हॉर्सशू मैग्नेट होता है। ठीक, इसको हम इस वाली ही शेप का इसलिए लेते हैं ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आए। तो हमें क्या करना होता है, पहले मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं थोड़ा आसान तरीके से। यहाँ पर क्या होता है कि एक ये आयरन कोर होता है, इस पे आप देख रहे हो ये लपेटा होता है, क्या, जो हमने कॉइल जिसकी बात की है, ये कॉइल है हमारी जिसको लपेटा हुआ है किसके ऊपर, एक आयरन का ऐसा सिलेंड्रिकल शेप होता है उसके ऊपर, इसी पर बिल्कुल चिपका के करते हैं, इसमें थोड़ा दूर दूर दिखाया है। और ये जो कनेक्शन है इस कॉइल का, इसको जोड़ देते हैं एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग्स हैं जो है, ठीक है, इनसे जोड़ देते हैं। ठीक, स्प्रिंग कॉन्टैक्ट्स हैं, इनसे जोड़ देते हैं। और उसके बाद इसका कनेक्शन देखिए कहाँ से किया, स्प्रिंग वाले का, ये पॉजिटिव आपका वो है गैल्वेनोमीटर का, और निगेटिव जो भी मैंने दिखाए थे जिनको आप कनेक्शन कर रहे हो पॉजिटिव और निगेटिव से, वो है ये। ठीक, अब आपको करना क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, देखिए आपको पता है स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अगर जितना आप उसको जैसे इसके अंदर करंट जाएगी, सपोज करिए इसके अंदर करंट गई, तो ये करंट जाएगी इस वायर के अंदर करंट जाएगी, तो ये जो आपकी कॉइल है ये किसके अंदर है, ये फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो मैंने अभी कहा कि जैसे ही फील्ड के अंदर कोई कॉइल होती है तो ये क्या महसूस करती है, ये टॉर्क महसूस करती है। तो ये क्या करेगी, ये तुरंत ही रोटेट होना शुरू कर जाएगी। जैसे ही ये रोटेट होगी तो इस पर लगा हुआ है ये पॉइंटर, ठीक है, तो ये रोटेट होना शुरू करेगी और ये जाकर रुक जाएगी एक पॉइंट पर। आखिरकार ये रुक क्यों रही है, ऐसे तो चलती चली जाती, टॉर्क तो लगता चला जाता है, तो ये रुकती इसलिए क्योंकि इसके जो किनारे हैं वो लगे हैं स्प्रिंग से। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गैल्वेनोमीटर में। तो ये क्या करते हैं, स्प्रिंग जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं ये क्या करते हैं कि स्प्रिंग आपको पता है कि एक हद तक की क्या करेगी कि अपना रोटेशन देगी। फिर क्या करेगी कि अब जो है स्प्रिंग के अंदर आप कितना भी फोर्स लगा लो और उसके बाद क्या करोगे, आप हटाओगे तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करेगी कि इसके ऊपर उल्टा इसके अंदर एक टॉर्क डेवलप्ड होगा जिसको हम कहते हैं काउंटर टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। तो ये क्या करेगा, ये मुड़ तो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये वहां रुकेगी जहां पर इसका टॉर्क जो ये घूमने वाला है डिफ्लेक्शन वाला, और इसका जो टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे लग रहा है वो जैसे ही बराबर हो जाएंगे ये वहां रुक जाएगी, वहां पर रीडिंग इसकी है ये रुक जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो टॉर्क है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जहां ये रुका है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, NIAB साइन थीटा जो है ये टॉर्क, जब ये C5 वो टॉर्क है जो स्प्रिंग वाले का टॉर्क है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, C तो वो कांस्टेंट जो है, लेकिन इसका जो है डिफ्लेक्शन पर मैटर करता है। इसका टॉर्क किस पे मैटर कर रहा है कि जितना ज़्यादा यहाँ डिफ्लेक्शन होगा, स्प्रिंग जितना ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा, टॉर्क का रीस्टोरिंग वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ रही, उतना ही अपोज नहीं कर रहा है, लेकिन एक वक्त पे क्या करेगा, बराबर हो जाएंगे तो ये तभी तो रुक पाई, वरना तो ये चलती चली जाती, टॉर्क तो इस पर लगातार चलता है। तो इसको लगाने का है, इसको रोकने का काम कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या करे, आकर रुक जाए। ठीक,
तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये वैल्यू होती है। अब आई की यहाँ वैल्यू निकालनी हो तो बाकी सबको क्या करो, C5 इक्वल टू NAB साइन थीटा पर भेज दो। अब करंट अगर बात की जाए तो देखिए C एक कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं चेंज हो रहे हैं तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू, जो चेंज नहीं हो रहा वो कांस्टेंट वैल्यू है। एरिया आप कॉइल का चेंज नहीं करने वाले हो, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने वही रखी हुई है। तो अगर बात करें तो फाई और साइन थीटा, फाई यानी कि ये जो आपका पॉइंटर है ये जितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो आप तब से डिवीजन और डिफ्लेक्शन बोल रहे हो ये, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है इस पे मैटर कर रहा है करंट, और डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, जहाँ पे थीटा मैंने बताया था एंगल है A और B का। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करंट जाते ही सिर्फ डिफ्लेक्शन पर मैटर करे, ताकि हमें क्या मिले कि अगर जैसे डबल करंट जाए तो डबल डिफ्लेक्शन हो, ठीक। हम यही तो चाहते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट इसका फाई से रिलेशन हो, ठीक। तो यहाँ करंट जैसे ही जाए ये डिफ्लेक्ट करे, इसी पर सिर्फ डिपेंड करे, ये साइन थीटा पे डिपेंड ना करे, क्योंकि हर बार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अगर एंगल पे होगी तो हमारा सिर्फ फाई पे नहीं साइन थीटा पे भी वैल्यू डिपेंड कर जाएगी। इसकी वैल्यू पे डिपेंडेंसी ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, थीटा को मैंने आपसे कहा था 90, थीटा की साइन थीटा 90 यानी साइन 90 की जो वैल्यू अगर थीटा 90 हो जाए तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आई की डिपेंडेंसी 5 पे। इस कारणवश हम जो है ये मैग्नेट का शेप ऐसा लेते हैं जैसा दिखा रहे हैं ये, ताकि जो फील्ड हो वो रेडियल हो जाए। अब रेडियल फील्ड का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आपसे आता है, ठीक है। तो रेडियल फील्ड हो इसीलिए करते हैं। तो रेडियल फील्ड का क्या मतलब है, अभी आप यहाँ वाले से देखो, ये बहुत सही डायग्राम है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ठीक। तो आप ये वो कॉइल मानो कि ये पिक्चर कुछ इस तरह से दिखाई है कि ये वो कॉइल वाला है, नीचे तक गई हुई है कॉइल, ठीक है, इमेजिन कर पाना, ठीक। तो आप देखो रेडियल फील्ड होगी तो सारी डायरेक्शन सिलेंड्रिकल पे, देखो बिल्कुल चिपक के ये कॉइलिंग आई है, सिलेंड्रिकल पे ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे ऐसे जा रही है। तो आप सबसे पहले ये सिर्फ इतने पर मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसका, और एरिया हमेशा ऐसे रहेगा, ठीक, एरिया बाहर की ओर ही होगा इस कॉइल का हमेशा, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे जब ये अगला घूमे और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हो, एरिया से ऑलवेज देखो तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं, है ना। एरिया से क्या बना रहे हैं, साफ साफ और दिखा देते हैं, एरिया से हमेशा क्या बना रहे हैं, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। जैसे ये वाला है, ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया की वैल्यू है, तो ये 90 बना रहे हैं। तो हमेशा रेडियल फील्ड का मतलब है कि बी और ए के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा, इसके लिए ये काम करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क लग रहा है और अब हमारा साइन थीटा की डिपेंडेंस भी चली गई है, इसलिए अब आई की जो वैल्यू है डायरेक्ट क्या है, 5 पर डिपेंड करती है। ये देखिए यहाँ पर यही बात लिखनी है। अब NIAB इक्वल टू सिर्फ C5 है, साइन थीटा हट चुका है, तो आई जो है वो C और NAB जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो आई इक्वल टू K5 यानी आई जो है हमारा वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट फाई डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर पर ही। करंट जैसे ही जाएगी डिफ्लेक्ट करेगा डायरेक्ट, और जितनी ज़्यादा करंट जाएगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए रेडियल फील्ड को हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक। तो एक जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको दिखा दूं कि ये पूछता है कि रेडियल फील्ड का क्या मतलब है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, व्हाई डू वी यूज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में हम क्यों यूज़ करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलोगे कि सर रेडियल फील्ड इसलिए लेते हैं ताकि इंश्योर करें कि डिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट के प्रोपोर्शनल हो लीनियर स्केल डिज़ाइन में, ठीक है। तो करंट सिर्फ और सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल हो, ये आंसर आपको बोलना है। क्यों बोलना है ये मैंने बता दिया है, तो आपको यही बोलना है जो करंट है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिफ्लेक्शन के, इसलिए हमने यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ली है। क्यों ली है वो सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करें तो अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या होगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और जैसे करंट यहाँ से हटेगी, ठीक, ये तब तक जब तक बराबर है तब तक है, तो ये इसके ऊपर इस तरह मान लीजिए फोर्स लगा रहा है कि तुम वापस आओ, जो ये रीस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस लाना चाहता है, क्योंकि स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहता है। और जो ये है इस पे करंट की वजह से ये टॉर्क लग रहा था, तो करंट जैसे ही यहाँ से आप हटाओगे सर्किट के अंदर से, मतलब करंट जाएगी, तो क्या होगा, सिर्फ यही टॉर्क बचा होगा जिसको यहाँ बुला रहा होगा, और ये इसको यहाँ बुला रहा था, ये हट चुका है। तो वापस से ये भी मदद कर रहा है कि वापस से अपनी जीरो पोजीशन पे जैसे ही करंट हटेगी ये आ जाएगा, तो ये दोनों काम करता है, तो बढ़िया से करता है, ठीक है। सो ये हो गया।
प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जितने भी जो करंट को मेजर करने वाले हैं, ठीक है, वो आपसे सवाल हमेशा पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो है या हाई है। तो ध्यान रखना, जो जिसके अंदर करंट जाती है, हम पूरी कोशिश करते हैं करंट उसके अंदर जाए, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करती है, ठीक है। तो गैल्वेनो के मीटर के अंदर करंट तभी जा पाएगी जब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो बिल्कुल उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रखना है, हमें लो रखना है। सेम एमीटर के लिए है कि एमीटर के अंदर भी करंट सारी की सारी जाए तभी तो वो करंट को मेजर करेगी। तो एमीटर का भी पूछे आपसे कि लो या हाई रेजिस्टेंस होता है एमीटर का, तो एमीटर के पास भी हमेशा लो रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। अब बात करें कि नेक्स्ट सवाल जो आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल से हो सकता है कि आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो आप यही बोलोगे कि गैल्वेनोमीटर को सर हम एमीटर में क्या करेंगे कि तभी कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए ये आपका गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, इसको एमीटर बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलली आपको एक शंट यानी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देना होता है। यही क्या होता है, आपका एमीटर में बदल जाता है। तो आपको यही बोलना है, ये एमीटर हो गया आपका। तो आप बोलोगे सर बाय कनेक्टिंग अ सुटेबल लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, ठीक है। तो अंग्रेजी में चाहे हिंदी में आंसर आपको सही देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा, वही चीज मैंने आपको बताई कि एमीटर का पूछेगा कि लो होता है कि हाई होता है। तो एमीटर भी करंट ही नापता है, तो आपको यही बोलना है कि एमीटर का भी लो रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, सारी की सारी करंट इस पे जाएगी नहीं, तो करंट तो गलत नापेगा ना फिर। तो अदरवाइज इट विल रिड्यूस द करंट इट इज सपोज टू मेजर। तो जो ये मेजर करना चाहता था वो तो ये मेजर ही नहीं कर पाएगा। सर्किट के अंदर हमें चाहिए कि सारी करंट जाए, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा लो रखा जाता है एमीटर के अंदर, ठीक है। अब बात करें तो एमीटर को सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि एमीटर को हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर। क्यों करते हैं, तो अगर बात करिए ये आपका ई है, ठीक है, तो ये यहाँ से करंट जाएगी सर्किट के अंदर। तो एमीटर जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा कि करंट यहाँ से निकलेगी और पूरी की पूरी जाएगी, क्योंकि आपको पता है सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, तो पूरी की पूरी ही जानी है। तभी तो एमीटर इसको बताएगा कि इतनी करंट टोटल है, इस ई की वजह से जो सर्किट के अंदर करंट आ रही है वो इतनी है टोटल, ठीक है। तो इसको सीरीज में करेंगे। और वोल्ट मीटर को पैरेलली क्यों करते हैं, तो वो भी बता देते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर का काम क्या है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को बताना। तो ये आपका ई है, ठीक, और ये सर्किट में से जा रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा देना है, कि आपको बताना है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो आपको क्या करना है, करंट यहाँ ही जाए, हमें तो यही चाहिए करंट जाए, तभी तो इसके अंदर क्या पूरा वोल्टेज ड्रॉप है, तभी तो पता चलेगा। जो भी इसका रेजिस्टेंस है और जो भी इसका IR है वो बताएगा कि इसके आसपास क्या है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमें पता है कि पैरेलली जब लगाते हैं तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होता है, तो इसे पोटेंशियल हमें बता देगा। करंट सारी की सारी हम चाहते हैं कि यहीं जाए, तो इसका रेजिस्टेंस इसीलिए क्या करते हैं, हाई रखते हैं। करंट यहाँ आती ही नहीं ज़्यादा, थोड़ी बहुत आती है, और वो करंट इतनी मतलब इतनी होती है कि हम थोड़ी एरर वाली रख लें तभी रीडिंग आसपास आ जाती है, ठीक है। इसलिए वोल्ट मीटर बहुत सुटेबल डिवाइस नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस बताने का। पोटेंशियोमीटर इसीलिए उसको बोला, पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सुटेबल डिवाइस है। पर हाँ, थोड़ी बहुत करंट ये लेने के बाद भी क्या करता है कि पैरेलली लगता है, ताकि ये सर्किट में सिर्फ पोटेंशियल बताए, करंट लेने का काम नहीं होता। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है। एमीटर जो होता है वो सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलली लगाया जाता है, ठीक। एमीटर को, सॉरी, गैल्वेनोमीटर को, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले एमीटर बताते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलली हम क्या लगाते हैं, शंट लगाते हैं। तो ये हमारा जो है मीटर तैयार हो जाता है। पर अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये हमारा वोल्ट मीटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरी बात समझिएगा, लेकिन एमीटर जब ये तैयार हो जाता है तो इसको किसी सर्किट में लगाना होगा, तो वो सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं सर्किट के अंदर, और जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलली लगाते हैं। तो जब ये वोल्ट मीटर तैयार हो जाएगा, ये किसी सर्किट में जाएगा तो ये लगेगा पैरेलली, और ये जो एमीटर तैयार हो जाएगा वो लगेगा सीरीज में। लेकिन गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के से शंट को, एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलली लगाते हैं, तब जाके एमीटर बनता है। और गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जब लगाते हैं रेजिस्टेंस आर, तब जाके वोल्ट मीटर बनता है। तो दो बातें अलग अलग हैं, ये चिल्ला चिल्ला के इसलिए बता रही हूँ कि इसमें कंफ्यूजन ना हो। दोबारा सुन लीजिएगा जो भी मैंने कही है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें तो आइडियल एमीटर की बात की जाए तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, ताकि सारी की सारी करंट, आइडियल देखिए कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है, पर अगर आइडियली पूछे तो एमीटर की क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है कि गैल्वेनोमीटर को वही वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने अभी बता दिया है कि एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं और स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलली लगाते हैं तो वो एमीटर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो शुड अ वोल्ट मीटर हैव अ हाई रेजिस्टेंस और अ लो रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने कहा वोल्ट मीटर का हमेशा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, वही बात पहले ही बता दी है। तो इसके पास हमेशा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, करंट इसके पास जाएगी तो बात जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्टेड रहता है, ये बात मैंने बता दी है। ठीक है, अब बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो एमीटर का कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस एमीटर का कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने कहा कि जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इससे क्या लगता है, शंट ऐसे लगता है, तो ये पूरा एमीटर है आपका। ठीक, तो एमीटर का रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, तो आपको पता है दो पैरेलल रेजिस्टेंसेज होते हैं, जी इसका रेजिस्टेंस है और आर इसका, अगर एस इसका है, तो हमें क्या करना होता है, रेजिस्टेंस पैरेलली वाले का जो फॉर्मूला होता है, दो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, जी इंटू एस, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो वही चीज़ यहाँ की है, G इंटू एस, यानी G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, जो नीचे आपको दिख रही है वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस आप ये बताएंगे। बाकी बात करें तो वेयर डू दी रेजिस्टेंस लाई इन द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से भी एक सवाल पूछेगा कि रेजिस्टेंस आखिरकार होता कहाँ पर है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स आप बनाते हैं जिसमें कीज लगी होती हैं, तो ये रेजिस्टेंस है कहाँ पर, तो ये क्या है, कंसील यानी छुपा हुआ है अंडर दी प्लेट्स। प्लेट्स वहाँ लगी होती है रेजिस्टेंस बॉक्स की, उसके अंदर है सर, एक प्लेट है इनसाइड दी बॉक्स, उसके अंदर कंसील्ड है रेजिस्टेंस बॉक्सेस, तो जो निकालते हैं उस हिसाब से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस बॉक्स को आप भी थोड़ा बहुत वाइवा देख लीजिएगा, वैसे तो आप लोगों को बहुत कुछ देखना होता है तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा इसके अंदर, फिर भी मैंने बता दिया, तो इतना ही आप चिपका देना एग्जामिनर पे, बाकी क्या ही है, थोड़ा बहुत क्या ही आप लोग को मैटर करता है इतना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि क्वेश्चन है व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय थिक मेटल बॉक्स एट द टॉप ऑफ द बॉक्स। ये भी रेजिस्टेंस बॉक्स से ही है, तो आप यही बताओगे कि वहाँ एक मेटल थिक एक पर्पस होता है जहाँ पे थिक मेटल ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, ठीक है, जो टॉप ऑफ द बॉक्स में जिससे आप कनेक्शन करते हो। ठीक है, तो ये आप यही बोलोगे, दे प्रोवाइड अ वेरी लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ, ताकि करंट इनमें से जाए ना इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो ये कंडक्टिंग पाथ, इनका रेजिस्टेंस लो होता है, जो दो आपने कनेक्शन के लिए बना रखे हैं उन दो की बात करिए, ताकि इनका रेजिस्टेंस लो होता है ताकि कंडक्टिंग पाथ बना पाए, और एंड इफ नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। ठीक है, तब ये बना पाए उसके लिए बात हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये उसकी बात है। तो ये दो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए ये वाला है। फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गैल्वेनोमीटर भी रिक्वायर्ड। तो देखिए आपसे यही पूछ रहा है कि जब आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उस गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो जो आपने निकाला है अभी वही आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो आपने जी निकाला है वो, जो आपने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से निकाला है। दूसरा आपको क्या चाहिए सर, हमें फिगर ऑफ मेरिट चाहिए ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो आपने के की वैल्यू निकाली है। ये दोनों आपको ऑलरेडी गैल्वेनोमीटर के बारे में अगर पता है तभी आप एमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हो वोल्ट मीटर को, क्योंकि जी और सीरीज में जब लगा रहे हो किसी चीज़ को, रेजिस्टेंस जो लगा रहे हो, तो जी की वैल्यू ही नहीं पता होगी तो कैसे लगाओगे, फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू नहीं पता होगी तो भी गड़बड़ होगी। तो ये आपको दोनों बातें बता देनी, आपको यही बोल देना कि सर ये दोनों पता होने चाहिए जब ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिगर ऑफ मेरिट क्या है आखिरकार गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो देखिए फिगर ऑफ मेरिट अपने आप में कुछ नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दो चीज़ें होती हैं। एक गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी होती है और एक उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। तो करंट सेंसिटिविटी कुछ नहीं होती है, सेंसिटिव यानी करंट के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो करंट के लिए सेंसिटिव कैसे होगा कि छोटी सी भी करंट इसके अंदर आए तो ये क्या करे, तुरंत डिफ्लेक्ट करे, तो यही उसकी सेंसिटिविटी है, तो उसी को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। लेकिन बोलते हैं कि पर यूनिट करंट, यानी कि एक यूनिट करंट के लिए भी वो डिफ्लेक्शन अगर दे रहा है तो वो उसकी सेंसिटिविटी वही है। तो ये उसका डिफ्लेक्शन है और पर यूनिट करंट के लिए उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 5/I की जो वैल्यू है, तो इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था ये वाला, ठीक, ये वाला फॉर्मूला, इसी में क्या करना होता है, ये फाई है आपका और इसको आई कर दो, 5/I,
तो जो भी आपका यहाँ पे है NAB/C क्या इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल आपका फॉर्मूला है 5/I, लेकिन 5/I को ही क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। वैसे ही 5/V को क्या कहते हैं, एक यानी कि 1 यूनिट वोल्ट को में आने पर उस कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो द वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन 1 यूनिट वोल्टेज इस पे अप्लाई हो रहा हो, वो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो 5/V की वैल्यू, तो 5/V क्या कहते हैं, वोल्टेज सेंसिटिव, 5/I क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं है, इट इज द रेसिप्रोकल, यानी कि उसका रिवर्स है फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ मिल रहा है, द रिवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो यही आपको वहां पर लिखना है जब फिगर ऑफ मेरिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, ठीक। यहाँ पर सो व्हाट इज मेंट बाय फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, तो आपको यही बोलना है कि इट इज द अमाउंट ऑफ द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ एक डिवीजन। देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या थी, तो वो थी जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो रहा है अपॉन पाई या थीटा, किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं आई। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आई अपॉन थीटा, यानी करंट एक डिवीजन में कितनी, जो नीचे आ जाता है वो एक उसको मानने लगना, ठीक है। तो पर यूनिट डिवीजन में करंट कितनी रिक्वायर्ड है कि वो एक डिवीजन डिफ्लेक्शन करे, तो वो क्या हो जाता है फिगर ऑफ मेरिट। जहां पर करंट सेंसिटिविटी थी कि एक यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन कर रहा है, वहां उल्टा हो गया, फिगर ऑफ मेरिट में बोलना है कि एक डिफ्लेक्शन, एक डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड है, वो फिगर ऑफ मेरिट है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात आपको बोल देनी है, और के की जो वैल्यू है वही आपको बतानी है जो आपके पेपर में दी हुई है। देखिए कुछ नहीं है, जो के है ये थीटा अपॉन आई है, तो थीटा अपॉन आई का उल्टा हो जाएगा आई अपॉन थीटा, ठीक है। के जो होगा, अब आई क्या होता है, तो V/R होता है। तो V आपका यहाँ E है जो आपने अप्लाई करा रखा है वोल्टेज में, और R क्या है, टोटल R मानोगे, R+G जो एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और वो सीरीज में G के साथ लगा है। शंट तो हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के लिए लगा रहे हैं, बाकी फिगर के अंदर है, तो वही E/R+G, और ये डिफ्लेक्शन थीटा जब डिवाइड करोगे ये आपका क्या हो जाता है, फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो डिफाइंड करंट सेंसिटिविटी भी हम बता चुके हैं, इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस एक यूनिट करंट जब है तो क्या डिफ्लेक्शन को रहा से करंट सेंसिटिविटी, और वोल्टेज के लिए भी वही बात की है। बाकी एक क्वेश्चन और पूछाता है कि आपको बताना है कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपस में कैसे रिलेटेड है। तो ये फॉर्मूला बता देना कि सर वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है इज इक्वल टू दी करंट सेंसिटिविटी को जब रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो V इज इक्वल्स टू I/R। यहाँ पर आप ऐसे मानना वोल्टेज सेंसिटिविटी, और यहाँ पर I/R वाला करना, तो I/G जो है करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये अलग है, ऐसा सेम मत समझना V इक्वल टू IR से, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप रिलेशन बताओगे वहाँ पर, ठीक है। पता होगा तो अभी बता पाओगे, तो उसको ध्यान रखना। अब बात करें कि दो गैल्वेनोमीटर और एमीटर किसके पास लोअर रेजिस्टेंस होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को जब बनाया जाता है तो यहाँ पर देखिए एक हम शंट भी लगाते हैं और थोड़े इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर के कंपैरिजन में हमेशा बोलोगे कि एमीटर का हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, लोअर होता है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए। बाकी वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर एमीटर में कंपैरिजन हो तो हमेशा वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे हैं हाउ डू वी फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो लेंथ अगर उसके पास पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है तो उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है R इक्वल टू जो फॉर्मूला है ρL/A, इस वाले फॉर्मूले को आपको चिपका देना है। लेंथ से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस का एक ही मात्र फॉर्मूला है ये। अब आपको क्या करना है, एरिया है A, तो कोई भी वायर होता है तो सिलेंड्रिकल शेप का मानते हैं तो उसका एरिया इतना ही लेते हैं, ये जो है, और ये सर्कुलर टाइप का होता है तो एरिया उसका πr² हो जाता है, ठीक है। रो उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है ऑफ द वायर की, वो कांस्टेंट होती है, आपको पता ही होगी। तो लेंथ निकालना आसान है, तो R इंटू πr² अपॉन रो कर दोगे, जो ये फॉर्मूला दिखा रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, आप निकाल लोगे लेंथ से। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखिए फॉर्मूले से ज्यादा ये पूछता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो कह दे कि अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया और क्या किया, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो देखिए अभी आपने देखा R इक्वल टू ρL/A से आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस का लेंथ से डायरेक्टली रिलेशन है, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो आप कहोगे कि सर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सो सर या मैम जो भी होंगे आपको उनको यही आंसर देना है,
ठीक है। नेक्स्ट बात है कि विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूज इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आपको बोलना है सर रेडियल फील्ड इज यूज्ड, ठीक है। और क्यों होगी तो वो बोल दिया है कि ताकि डिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट पे डिपेंड करे, इसलिए आपको ये आंसर देना है। नेक्स्ट बोलना है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, सवाल है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, अगर गैल्वेनोमीटर के टर्म्स में कहें तो मैंने कहा था ये गैल्वेनोमीटर है और उसको सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जी प्लस आर ही होगा, सीरीज में तो यही होता है ना कि हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो जी प्लस आर है। नेक्स्ट बात करें तो वायर कहीं पर भी पूछे कौन सा यूज होता है तो हमेशा कांस्टेंटेंट और मैग्नीन होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन थिक कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, ठीक है। जब हम क्या कर दें गैल्वेनोमीटर की क्या रीडिंग होगी, जब उसके अक्रॉस यानी कि उसके पैरेलली समझिए आप, ठीक है, हम एक थिक कंडक्टिंग वायर जोड़ दें कनेक्टेड अक्रॉस इट, तो क्या होगा कि थिक कंडक्टिंग वायर होगा तो सारा का सारा क्या है करंट क्या होगा वहाँ चला जाएगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो लो होगा थिक कंडक्टिंग वायर का, R इक्वल टू रो एल बाय ए से अगर आप देखें तो थिक है तो यानी एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम है, और कम रेजिस्टेंस की वजह से सारा का सारा क्या हो जाएगा फ्लो जो है वो चला जाएगा उस वायर पे, और गैल्वेनोमीटर पे कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि उसके पास कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, और इससे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर पर करंट जाना जरूरी है उसके डिफ्लेक्शन के लिए, ये हम देख भी चुके हैं उसकी वर्किंग के हिसाब से। तो यहाँ पर आप जीरो आंसर दोगे कि बिकॉज द एंटायर करंट फ्लोज थ्रू दी जीरो रेजिस्टेंस शंट दैट इज द थिक कंडक्टिंग वायर। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको चीज़ें समझाने की, और पॉसिबल क्वेश्चन तो देखिए और भी हो सकते हैं, वो पूछ तो आपसे कुछ भी सकता है, लेकिन मेन जो इससे रिलेटेड पूछ ही सकता है ये वो क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैंने हेल्प की है, आगे की वीडियो आपको अगर चाहिए तो सब्सक्राइब करना होगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने बहुत कोशिश की तो आपको सपोर्ट करना है ताकि मैं और ऐसी वीडियो डाल पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, और चैनल लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।